ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है? हाँ, यदि भौतिक अवस्था को परिवर्तन ना किया जाए तो धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। भौतिक अवस्था का मतलब अगर ताप दाब ना बदले तो जो धारा होता है वो वोल्टेज के समानुपाती, यानी वोल्टेज का मान अगर ज्यादा तो धारा का मान ज्यादा होगा। इन्होंने बताया यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था क्या है? जैसे ताप दाब, परिवर्तन ना हो तो धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। V समानुपाती I होता है, V समानुपाती I। अब अगर हम समान अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो V बराबर I और R, ये लिखते हैं IR, जहां V क्या है? वोल्टेज, I क्या है? धारा, R क्या है? प्रतिरोध। एग्जाम में सवाल आता है ओम का नियम जो होता है ये एसी पर लागू होता है कि डीसी पर लागू होता है कि दोनों पे लागू होता है? डीसी पर। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। हम जो ओम का नियम है एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, ये ना। ओम का नियम एसी एंड डीसी दोनों पर लागू होता है। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचे वोल्टेज और करंट का, तो कैसा ग्राफ आता है? वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आता है, यानी एग्जाम में सवाल आता है ओम के नियमानुसार वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, कर्व होगा या वक्र होगा, क्या होगा? तो लीनियर होगा। हाँ, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओम के नियम को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। यानी इनका जो समीकरण आता है ये हमेशा लीनियर आता है। इधर V रहेगा और इधर आपका I, धारा ऐसे बहेगा नहीं, इस टाइप से लीनियर सीधी रेखा में। यानी जैसे जैसे वोल्टेज का मान ज्यादा, सही ना, सीधे सीधे जैसे जैसे वोल्टेज का मान ज्यादा होगा वैसे वैसे धारा का मान ज्यादा होगा। वही चीज यहाँ लिखा भी है कि जो धारा होता है ये वोल्टेज के समानुपाती होता है। वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, धारा का मान कम होगा। और ये घर में आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? अगर लाइट तेज आया है इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा है तो पंखा तेज चलता है, बल्ब तेज जलते हैं। अगर वोल्टेज कम है तो धारा का मान कम रहेगा, धारा का मान कम होगा तो पंखा स्लो चलता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? इस वोल्टेज को किससे नापते हैं? हाँ, मतलब विभवांतर है ना, वोल्टेज एक प्रकार का विभवांतर होता है। कल हम लोग इसका बात किए थे, जो वोल्टेज है, वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, सही ना। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगा।
धारा तभी बहेगा जब विभव में अंतर होगा। समान वोल्टेज पे धारा नहीं बहता, अलग अलग, एक उच्च वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज। जैसे बैटरी देखते हैं तो बैटरी में भी एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है, ताकि विभव में अंतर रहे। अगर विभव में अंतर नहीं है तो धारा नहीं बहेगा। जैसे पानी, हमने कल कई नाम लिखा था, जैसे आपका पानी है, पानी है, ताप है, सही ना, दाब है, और ये आपका विद्युत है यानी वोल्टेज। इन चारों में अगर समान हो जाएगा तो प्रवाह नहीं होगा। से अगर पानी बह रहा और जमीन बराबर हो गया तो पानी नहीं जाएगा फिर ना, हम पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। उसी प्रकार से जो ताप है ये भी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। उसी प्रकार दाब भी हाई दाब से हमेशा लो दाब की ओर चलता है। समझ में आ गया ना, दाब हमेशा हाई से लो की ओर लगेगा। उसी प्रकार से विद्युत भी है, अगर वोल्टेज में अंतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगा। दो समान वोल्टेज में धारा नहीं बहता। ऐसा है जैसे आप दो तार लीजिए और दोनों को बैटरी के किसी एक सिरे से जोड़ दीजिए तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई पंखा वंखा वाला स्विच हो, उस तार को आप मतलब छील करके और दोनों तार को एक में जोड़ करके किसी एक भी होल में लगा दीजिए। जो स्विच होता है ना, स्विच में जनरली लगभग 5 मतलब हाँ 5 ही रहते हैं ना, मतलब ऐसे ही। तो ये दोनों तो समान रहते हैं, एक में फेज रहता है, एक में न्यूट्रल रहता है, और बीच में यहाँ क्या रहता है, ये अर्थिंग के लिए रहता है। लेकिन अर्थिंग दुर्भाग्य है कि हम लोगों के गांव देहात में होता नहीं है। अर्थिंग का वायरिंग किसी के यहाँ नहीं होता, ऐसे ना, नहीं तार भी नहीं निकालते, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता। वो इन्वर्टर वाला निकाले होंगे जहां तक हमारा अनुमान है। हाँ, अर्थिंग का कोई नहीं निकला होगा हमारे। अभी हमने जहां तक मतलब अपने देहात में देखे किसी के यहाँ अर्थिंग की वायरिंग नहीं है। तो ये वाला मोटा भी होता है, सही ना। और जब आप कोई पंखा या फ्रिज या कूलर का वो 3 पिन वाला सॉकेट देखते हैं तो मोटा भी होता है ऊपर वाला और लंबा भी होता है ना। क्यों होता है? हाँ, मतलब थोड़ा सा टेक्निकली बताइए ना, ये तो हर कोई जानता है। क्यों मोटा या लंबा क्यों बनाते हैं? अभी जो हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं ना, उसके कारण तो मोटा बनाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा तार मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसका कम होगा, यानी उसमें से धारा आसानी से बहेगा। समझ में आ गया ना। अब लंबा क्यों बनाते हैं भाई? 3 पिन अगर कहीं भी आप देखिए तो 3 पिन में ऊपर वाला थोड़ा सा लंबा रहता है, बाकी 2 पीछे रहते हैं, जिसमें जो काम का है, जो हम लोगों के काम का है, वो पतला भी रहता है और पीछे भी रहता है, ऐसे ना। क्योंकि अर्थिंग तो किसी के यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो एक प्रकार से हम लोगों के काम का नहीं रह गया। ऐसे ना, बहुत से लोग 3 पिन वाला तार रहता है उसको काट के 2 पिन वाला लगा देते हैं, तो दुइये से चलाना रहता है। तो बताएगा कोई कि ये मोटा क्यों रहता है? तो मोटा वाला तो हमने बता दिया कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पिन का। तो लंबा क्यों रहता है, मतलब पिन वाला लंबा इसमें क्यों रहता है? लंबा इसलिए रहता है कि जो अर्थिंग किया हुआ, जब आप कोई भी उपकरण लगाइए, अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग क्यों किया जाता है? मतलब कि अगर करंट आए तो जो है मतलब कि पूरे घर में ना चले तो जरूर। हाँ, अर्थिंग इसीलिए करते हैं ताकि करंट ना लगे। करंट से बचने के लिए उपकरणों की अर्थिंग कर दी जाती है। जैसे हम आपको थोड़ा सा चित्र बना के बताएं, जैसे मान लेते हैं कि ये स्विच ही है। अब यहां पर आपका कोई ये फ्रिज है ना, ये आपका है फ्रिज। अब इसमें से तार ऐसे जाएगा ना, तो एक तार तो यहाँ टच होगा, उसी तार में से मतलब एक इसमें रहता है और एक प्लग का इसमें रहता है, ठीक ना। तो जो यहां तक टच होता है, ये अलग बात है कि हम लोग के यहाँ इसकी वायरिंग नहीं है। मान लेते कि अगर वायरिंग होता तो एक तार इसमें टच रहता, तो जो ये वाला तार है ना, ये तार इसके जाके बॉडी से टच रहता है। जब उसकी संरचना आप देखेंगे तो 2 तार तो चला रहे हैं उसके मोटर। जो अर्थिंग वाला तार होता है ये बाहर मतलब उसी तार के माध्यम से ना इसके बॉडी पे टच रहता है, जिसको हम लोग टच करते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं ना, जाके फ्रिज से खड़े हो गए तो जिसको टच करते हैं ना, जो अर्थिंग वाला तार रहता है ये डायरेक्टली इसी से टच रहता है। हम लोग, अलग बात है कि जब खराब हो गया तो इस तार को कोई मतलब नहीं रहता, तो आदमी 2 तार जोड़ देता है, एक छोड़ देता है, टेप लगा देता है, ऐसे ना, उसमें करंट वरंट नहीं रहता है। अब इसको जब टच कर देंगे तो रीजन क्या होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना होता है तार का, ये 0 रहता है।
अब इसके बॉडी में मान लीजिए ये करंट आ गया, खराब होगा कभी, मान लीजिए आपका फ्रिज खराब हो गया, तो आदमी जब इस बॉडी को, क्योंकि टच तो वही बॉडी ही करेगा ना, जैसे ही टच करेगा तो ये न्यूट्रल और फेज उसको करंट मारेगा, और जब उसको करंट मारेगा तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, इसको, इसके बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो भाई जगह जगह तो अर्थिंग कर रहे हैं कि फ्रिज रखे थे वहीं अर्थिंग कर देंगे ना, तो इसके, इसका एक तार जोड़ करके ऐसे पिन से लेके जाते हो पूरे घर की अर्थिंग को कहीं एक घर के बाहर, जब अर्थिंग किया होगा तो ये क्या करेगा इसका, क्योंकि आदमी इसको टच करेगा, और मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है, अब ये अगर आदमी है तो आदमी का रेजिस्टेंस कितना होता है, बताइए, क्वेश्चन का ही सवाल है इसी का, आदमी का रेजिस्टेंस कितना होता है सामान्य, समानता है एक आदमी का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम। लिख सकते हैं, नोट करके लिख लेना इसी में भी आप, ये आदमी का सामान्य प्रतिरोध, एग्जाम में ये भी सवाल आया है, आदमी का सामान्य प्रतिरोध ये होता है 1000 ओम। ये औसत लिखा है, सबका अलग अलग आएगा, सही ना, क्योंकि भाई आदमी कभी मोटा होगा, पतला होगा, कोई बच्चा भी होगा, तो लगभग जब एग्जाम में आता है तो औसतन 1000 ओम। अब 1000 ओम मान लीजिए लगा रहे हैं, इसका प्रतिरोध कितना होगा 1000 ओम, यानी 1 किलो ओम के बराबर। समझ में आ गया ना, इसका प्रतिरोध 1000 ओम होगा। अब मान लीजिए आपने इसको ऐसे पकड़ा, तो अब आपके यहाँ का अगर ये अर्थिंग नहीं होगा, ये वाला, ये मान लीजिए क्योंकि नहीं रहा था किसी के यहाँ, तो न्यूट्रल और फेज ये मोटर तो स्टार्ट कर गया, जैसे इस पे आप हाथ रखेंगे करंट मारेगा, तुरंत करंट मारेगा। अब क्योंकि अर्थिंग क्या है, जो पृथ्वी है वो एक प्रकार का सब आवेश का संग्राहक है, पूरा आकाशीय बिजली गिरती है ना, उसका वोल्टेज आज तक वैज्ञानिक लोग नहीं नाप पाए कितना वोल्टेज आता है, सीधे जमीन में चला जाता है। अब क्या करेगा, क्योंकि ये जब इससे करंट आएगा तो करंट कहां जाएगा, आपके शरीर के होते होते जमीन में जाएगा, और जब आपके शरीर से होके जाएगा तो रास्ते में आप अगर लगे हैं तो आपको करंट मारेगा। समझ में आ गया ना। अब अगर इसी को आप अर्थिंग कर दिए होते, जैसे अर्थिंग कर दिए होते, मान लीजिए आप अर्थिंग का वायरिंग कराए होते, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपने कहा ना जो करंट है वो हमेशा लो रास्ता खोजता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस कम होता है, सभी जानते हैं ना, कापर का होगा, वैसे जो अर्थिंग का तार होता है वो जीआई वायर का होता है, जीआई का। अभी आप गांव में देखिए ना, जो कभी खंभा लगाते हैं तो खंभा के में ऐसे नीचे दरखुदना टाइप के सरिया लगा के ना, 1.5 मीटर का सरिया होता है, लगा के लपेट देते हैं, तो वो एल्युमिनियम वाला तार नहीं रहता, वो जीआई का तार रहता है। तो ये भी सवाल पूछता है ना कि अर्थिंग वाला तार किसका होता है, जीआई वायर होता है, एल्युमिनियम या कॉपर का नहीं होता है, तो जीआई का तार रहता है। तो अब क्या करेंगे ना, उसका रेजिस्टेंस लो रहेगा, तो जब आदमी अब इसको जब अर्थिंग कर देगा तो जो करंट आएगा ना, एक तरफ ये है आदमी 1000 ओम लेके खड़ा है, बात समझना, यहां पर एक आदमी 1000 ओम का है, दूसरी तरफ इसको रास्ता मिल गया दूसरी साइड से जाने का, अर्थ में, दूसरी साइड से अर्थ में जा रहा है, तो करंट कौन से रास्ते से जाएगा, दूसरे वाले से जाएगा ना, इससे चला जाएगा, और जब इससे जाएगा तो आदमी को करंट नहीं लगता। इसीलिए जितनी कंपनियां हैं, सही ना, देहात को छोड़ दिया जाए, जितने भी कंपनियां हैं सबके उपकरण अर्थिंग किए रहते हैं। हाँ, जहां मशीनरी काम होते हैं ना, नहीं तो पता चला वर्कर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अर्थिंग किया है कि उसमें करंट कभी नहीं आएगा। इसलिए जो कंपनियां देती है फ्रिज कूलर टीवी, उसमें एक पिनो लगा के देती है, वो ये मानती है कि आपके घर में अर्थिंग है। वो हम लोग का दुर्भाग्य इसीलिए बोले कि हम लोग उसकी आवश्यकता नहीं है चलाने के लिए, इसलिए आदमी 25-30 हजार 40 हजार बचाने के चक्कर में अर्थिंग नहीं करवाता है। कभी कभार दुर्घटना हो जाता है तो आदमी पछताता है। तो इसलिए अर्थिंग होना आवश्यक है, लेकिन हम लोग करवाते नहीं है क्योंकि इसमें खर्चा लगेगा। इसमें अर्थिंग में क्या करते हैं ना, सीधे सीधे एक बोरिंग करते हैं, जिससे नल का बोरिंग होता है, उसी के पाइप लगा के ना, और फिर उसमें कोयला नमक ये सब डाल करके अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग करने के बाद इसका बाउंड्री खिंचवा देते हैं, उसमें से जो कांटे वाले तार होते हैं वही लगा रहता है। चलिए, तो वोल्टेज तभी होगा जब वोल्टेज में अंतर होगा, विभवांतर होगा, तभी धारा बहेगा, नहीं तो धारा नहीं बहेगा। तो वोल्टेज किससे नापते हैं, किस उपकरण से? हाँ, वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को सीरीज के कैसे लगाते हैं, समांतर में कि सीरीज में? वोल्ट मीटर को परिपथ के सीरीज में लगाते हैं कि समांतर में लगाते हैं? हाँ, समांतर में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में लगाते हैं।
जो वोल्ट मीटर होता है इसको परिपथ के समांतर में लगाया जाता है, परिपथ के समांतर। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में, समांतर का मतलब एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, फेज और न्यूट्रल। तो कोई भी अगर आप लाइट फैन होगा तो क्या लगेगा, ऐसे लगाएंगे वोल्टेज, समझ में आ गया ना। ये आपका वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ा होगा। अब आप बताना इसका रेजिस्टेंस लो रखें कि हाई। हाँ, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, यानी इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। आइडियल कितना होना चाहिए आदर्श कंडीशन में, आदर्श रूप में होना चाहिए इनफाइनाइट, अनंत। तो अनंत भी संभव नहीं है, कहने का मतलब थ्योरेटिकली लिखा गया है, प्रैक्टिकली संभव नहीं। इसीलिए हमेशा एग्जाम में या तो लो लिख के आएगा या तो उच्च लिख के आएगा। अगर आइडियल लिखा है तो फिर आपको मैक्सिमम ही लगाना है हमेशा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। समझ में आ गया ना। लो होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं लो होगा तो नहीं रोकेगा। हाँ सही ना, क्योंकि सीरीज में यहां नहीं लगा है, समांतर में लगा है। और अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी तो धारा ऐसे घूम के आएगा। अगर इसका लो हो जाएगा तो धारा ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना। अभी यही तो पढ़े थे यहाँ जो आदमी, और उसमें कि जहां रेजिस्टेंस उसका कम मिलेगा उसी से धारा चला जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस इसका ही कम हो जाएगा तो धारा ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। तो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहां तक धारा नहीं जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो भी अच्छा सा रीडिंग नहीं बताएगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, यानी एक प्रकार से ओपन की भांति व्यवहार करना चाहिए कि तार ये खुला ही है, तभी तो धारा ऐसे घूम के आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है जो प्रतिरोध होना चाहिए इसका ये अनंत होना चाहिए, ना के बराबर हो, यानी ये बिल्कुल ओपन सर्किट की बात काम करे। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, थ्योरेटिकली लिखा जाता। संभव का मतलब थ्योरेटिकली लिखने के लिए सही कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, जितना कम होगा उतना त्रुटिपूर्ण रीडिंग देगा। अच्छा, लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड जो हम लोग लोड कहते हैं ना, लोड कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, कुछ चीज आप और बेसिक चीज पहले समझ लीजिए। जो तार होता है, तार तो उसमें फेज और अर्थिंग तीनों होता है ना। एग्जाम में तार का कलर आता है सीधे सीधे। तो फेज के रंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है फेज वायर, फेज तार, और एक होता है न्यूट्रल तार, ठीक ना, उदासीन। यानी एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, और एक होता है अर्थिंग, ठीक ना, ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर। तो बताना इनके रंग कौन से होते हैं, तार का रंग, ये एग्जाम में आता है। फेज तार का रंग कौन कौन सा होता है, कौन सा, हाँ RYB। हाँ, जो फेज होते हैं RY और B, मतलब R का मतलब रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, नीला और पीला। अगर 3 फेज होगा तो यही रहेगा। न्यूट्रल किस तार का होता है, किस रंग का होता है, किस रंग का, काला, व्हाइट नहीं होता। ये तो मार्केट से हम लोग कोई भी जोड़ दे ना, वो तो अलग चीज है। जैसे अभी यहीं पर देखेंगे ना, अलग अलग तार लगा है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होगा वो हमेशा काला होगा। तो उदासीन का रंग होता है काला, और ग्राउंड का,
हाँ ग्रीन, इसका जो रंग होता है ये होता है हरा। एग्जाम में जो सवाल आएगा तो आपको यही रंग लगाना है ना। न्यूट्रल हमेशा काला रंग का होता है, फेज तार लाल, पीला और नीले रंग का होता है, और ग्राउंड वायर जो होता है ये हरे रंग का होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है। मानक में जैसे इंजीनियर में और मिस्त्री में सिर्फ इतने सा अंतर है ना कि जो इंजीनियर होगा वो मानक के अनुसार बनाएगा, ताकि अगर बाद में वो कंपनी छोड़ के ट्रांसफर भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई इंजीनियर आ गया तो खोज नहीं पा रहा, कहीं फॉल्ट हो गया। वो मानक के अनुसार लगाएगा ताकि जब भी फॉल्ट हो तो आदमी तुरंत खोज लेगा। और जो मिस्त्री वाले होते हैं वो सीख के बनाते हैं, उनका मानक नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार लगा देंगे। बाद में अगर फॉल्ट हो गया तो 2 दिन खोजने में लग जाएगा, सही ना। गांव की बात नहीं, कंपनियों की हम बात करें, जहां बड़ा बड़ा कंपनी आ रही थी, पता चला 110 कमरे का मकान है, अब फॉल्ट हो गया, फॉल्ट नहीं खोज पाएंगे क्योंकि आजकल तो अंडरग्राउंड वायरिंग है ना, तो स्टैंडर्ड रूप से करते हैं, उसका मानक है कितना तार ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, कितना कहां होगा। जैसे अभी हम लोग एक खंभा जो छत में वायरिंग करते हैं उसमें पाइप डालते हैं ना, कंड्यूट डालते हैं, कभी कभी उसके नीचे मसाला जाता है तो देखिए जब वायरिंग करने आते हैं तो पूरा छत खराब कर देते हैं ना, उसमें होल करते हैं ड्रिल मशीन लगा लगा, कहाँ था उसका डिब्बी कहाँ लगा है। लेकिन अगर वही मानक होता तो फिर पूरा नहीं खराब करते, उसमें वो इंची टेप लेके नाप लेते कि कहां पर इसकी दूरी जा रही है, क्योंकि नाप के लगाएगा ना, जब नाप के लगाएगा तो उसको कंफर्म पता होगा कि यहीं पर आएगा, वहीं पर एक जगह पे करेगा। गांव वाले क्या करते हैं, अंदाज के लगा देते हैं ना, मानक के अनुसार नहीं लगाते। तो ये मानक है, ताकि जब भी पावर लाइन जो होता है उसमें मानक आर वाई भी 3 लाइन होता है। आप कहीं भी खंभे में देखेंगे तो सिर्फ 4 तार रहता है, एक आर, एक वाई, एक बी और एक न्यूट्रल। अर्थिंग नहीं रहता। अर्थिंग केवल आपको उसी खंभे पे देखने को मिलेगा टावर वाले पे। जो टावर वाला खंभा होता है ना, बड़े खंभे जिसमें 66 केवी के ऊपर लाइट जाती है, 33 केवी तक का लाइट, तो आप इसी खंभे से लेके चले जाते हैं ना। 11 केवी तक का तो आपके गांव तक गया है, 11,000 वोल्टेज आपके गांव तक गया है। 11,000 वोल्टेज के बाद ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसके बाद उसको आपने स्टेप डाउन करके वो 400 केबी का बनाया होगा, वही आपके घर तक जाता है, जिसको आप 230 या 240 वोल्टेज कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो जो ये 11 केबी होता है ये फेज वोल्टेज होता है, जबकि आपके घर में जो जाता है वो लाइन वोल्टेज जाता है। हम समझ में आ गया ना। मतलब जो ये लिखा जाता है ये फेज टू फेज वोल्टेज बताता है, क्योंकि वहां न्यूट्रल नहीं रहता। जो बड़े वाले खंभे होते हैं, टावर वाले होते हैं, उसमें न्यूट्रल नहीं जाता, न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से उत्पन्न कर लेते हैं। कभी भी आप देखिए ना, जाके गांव में देखना, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो तार आता है वो 3 तार आता है, और जो आपके घर का तार निकलता है, मतलब जो आपके गांव का तार निकलता है, वो 4 तार निकलता है। इसका मतलब जो ट्रांसफर है उसमें ऐसा सिस्टम है कि फेज तीनों आ रहे हैं, कि आपको क्योंकि अब न्यूट्रल की आवश्यकता है, आपको बल्ब जलाना है, तो 4 तार बना के देता है। तो अब ये इतना डीपली यहां नहीं आता, इसमें एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन ये अब क्योंकि यहां पर इसका कोई आवश्यकता नहीं रहता है ना। डेल्टा का मतलब होता है कि जो तार आता है उसका कनेक्शन वाइंडिंग ऐसे होता है ना, एक आर आएगा, एक वाई आएगा, ये भी आएगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो स्टार होता है वो ऐसे होता है। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, सही ना, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल स्तर तक आता है। ऐसे ट्रांसफार्मर देखे ना इंटरमीडिएट में। तो ये कौन सा कनेक्शन है, ये डेल्टा टू स्टार। डेल्टा में केवल 3 तार आया है, गांव में 4 तार गया है, तो ये जो बीच वाला कनेक्शन है ये न्यूट्रल है, बाकी एक आर, एक वाई, एक बी है। अब 4 तार क्यों नहीं सप्लाई करते? 4 तार सप्लाई इसलिए नहीं करते, इनकम ज्यादा बढ़ जाएगा ना। से बस्ती से लाना है, मान लीजिए आपके फूल तक का लाइट, तो रास्ते में बल्ब थोड़ा जलाना है, वहां खाली लाइट लाना, तो न्यूट्रल की आवश्यकता वहां नहीं है, खाली फेज ले आते हैं, न्यूट्रल पावर हाउस से उत्पन्न कर लिए। पावर हाउस से क्या आपके गांव में भी न्यूट्रल नहीं जाता, देखना कहीं 3 तार गया होगा, जो आपके ट्रांसफार्मर पे लगा होगा वो 3 गया होगा, लेकिन जब वहीं से आपके गांव में जाता है तो 4 जाता है। अब कुछ कुछ कहेंगे सर हमारे यहाँ खाली दुइये गया है, तो क्योंकि आपको दुई की ही आवश्यकता है, सबको दुई की आवश्यकता है, तो उसमें से इन तीनों में से कोई एक गया होगा, न्यूट्रल सबके यहाँ गया होगा। लोड के प्रकार तो ही है, लेकिन ये एक प्रकार से उदाहरण है ना। इनको टेक्निकली रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड, और एक होता है इंडक्टिव लोड। आपने आर, एल और सी ये तीनों पढ़ा होगा।
पढ़े हैं ना RLC। आर का मतलब अभी हमने बताया रेजिस्टिव लोड, जिसमें रेजिस्टेंस हो। एल का मतलब जिसमें इंडक्टर हो। कैपेसिटिव का मतलब जिसमें कैपेसिटर हो। थोड़ा सा हम याद करा रहे हैं, जैसे रेजिस्टिव का सिंबल आपने ऐसे पढ़ा होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकाला होगा। इंडक्टिव के सिंबल में आपने ऐसे पढ़ा होगा, और कैपेसिटर में आपने ऐसे देखा होगा, पढ़े ना। तो सभी को समांतर में जोड़ा जाता है, सभी को सीरीज में जोड़ा जाता है। अभी अलग बात है, हाई स्कूल में आपने इसको और इसको पढ़ा होगा, यानी बैटरी को और रेजिस्टेंस को। इंटरमीडिएट में गए होंगे तो यल भी शामिल हो जाता है, या इंटरमीडिएट में भी है, अन्योन्य प्रेरणा ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो वहां रहता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा रहता है, आदमी निगलेक्ट कर देता है ना, या तो रट ही लेता है। अब उसको डीपली पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर आएगा सीधे सीधे। क्लियर है यहां तक? तो लोड कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, एक रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। जब प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, संयोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? अभी पहला दूसरा क्लास है ना, थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता रहे हैं। संयोजन कितने प्रकार से हो सकते हैं? संयोजन केवल 2 प्रकार से हो सकता है किसी भी करें, या तो समांतर या तो श्रेणी क्रम। समांतर का मतलब क्या हुआ? यानी संयोजन केवल 2 प्रकार से, यानी जो लोड होगा उसको केवल 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक है आपका सीरीज, हाँ श्रेणी क्रम, और दूसरा है समांतर क्रम। अभी हमने बताया था सीरीज में क्या होता है, जितने उपकरण होते हैं उसका अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है। तो आप हम यानी इस प्रकार से होगा ना, अगर इसको हम A मान ले, इसको A1 मान ले, तो इसी पर फिर दूसरे का B1 आ जाएगा, या A1 A2 ऐसे लिख दें, तो यहाँ इसका B1 और फिर इस दूसरे का यहाँ B2 होगा ना, और जहां से B2 खत्म होगा इसी में C1 जुड़ जाता है। ऐसे होता है ये तो होता है ना, जहां से एक खत्म वहां से दूसरा स्टार्ट। समांतर क्रम क्या होता है? तो समांतर क्रम में सबका प्रारंभिक सिरा एक साथ और अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा होता है। और ये सवाल आप हाई स्कूल में खूब लगाए होंगे, है ना, ए और बी तुल्य प्रतिरोध कितना होता है निकालिए, यहां भी एग्जाम में आता है। समझ में आया सबको? तो अगर सबको एक साथ जोड़ दिया गया, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं सीरीज श्रेणी। आप बताइए, जो आपके घर का लाइट होता है वो किस सीरीज में होता है? घर का जो संयोजन होता है वो समांतर में होता है कि सीरीज में होता है? जो ये लाइट जल रहा है ना, किस सीरीज में जुड़ा है? क्यों? समांतर श्रेणी के फायदा क्या है? समांतर में सीरीज में नहीं जलेगा, सीरीज में भी तो सारे जलेंगे, सीरीज में भी जलेंगे ना। हाँ, ये सबसे बड़ा खराबी है यहाँ कि अगर एक तार मान लीजिए ये वाला फ्यूज हो गया तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर समझ में आ गया ना, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान है। देखिए, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में धारा समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में धारा, क्योंकि तार तो एक के लगा है ना सब में, तो तार अगर एक ही लगा है ऐसे, मतलब एक में आपने मान लीजिए फेज जोड़ दिया, दूसरे में न्यूट्रल जोड़ दिया, तो एक लाइन से धारा जाएगा, धारा इधर से आएगा, तो धारा तो समान रहेगा। 3 अगर बल्ब लगाए तीनों बल्ब में, लेकिन जो इसका वोल्टेज होगा ये वोल्टेज अलग होगा, इसके बल्ब का वोल्टेज अलग होगा, इसके बल्ब का वोल्टेज अलग होगा। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपने बराबर बराबर क्षमता के मान लीजिए लगा दी, जैसे 100 वाट का यहाँ लगा दिया, 100 वाट का यहाँ लगा दिया, और 100 वाट का बल्ब यहाँ लगा दिया, तो नहीं तेज नहीं चलेगा। अगर तीनों 100 वाट का हो जाएगा, तो अगर आपके घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, बात समझना, 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, या 210 मान लें हम थोड़ी, या 240 मान लीजिए, तो इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब 80 80 हुआ ना, 8 से 24। तो अगर 240 वोल्ट का सप्लाई है,
तो इसको खाली 80 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 80 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 80 वोल्ट मिलेगा, और लाइट बहुत स्लो जलेगी, मतलब ना के बराबर जलेगी ना, क्योंकि 220 240 सिर्फ इसलिए लिखे थे ताकि 3 से कट जाए, समझाने के लिए ना, 220 लिखते तो भी 3 से नहीं कटता। समझ में आ गया ना। तो इसको भी 80 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 80 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 80 वोल्ट। अगर यही बल्ब कम ज्यादा लगा दिए, मान लीजिए आप यहाँ 200 वाट का लगा दिए, यहाँ 100 वाट का लगा दिए, और ऐसे यहाँ भी 100 वाट का लगा दिए, तो आपसे एग्जाम में पूछता है ये सवाल कि अगर इस टाइप का कनेक्शन है तो बताइए कौन सा बल्ब तेज जलेगा, 200 वाट वाला कि 100 वाट वाला। तो 100 वाट वाला बल्ब तेज जलता है, 200 वाट वाला बल्ब स्लो जलेगा। समझ में आ गया ना कैसे जलेगा, क्योंकि उसका वोल्टेज कम ज्यादा आएगा फिर। जबकि इसमें क्या होगा, दूसरा खराबी क्या है कि अगर एक बल्ब रास्ते में फ्यूज हो गया तो फिर सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। फायदा क्या है, तार कम लगेगा, कम लगेगा ना। तो इसको फिर कहां बनाते हैं, हाँ झालर में बनाते हैं, इसीलिए दीपावली वाले झालर होते हैं। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरा झालर खराब हो गया, सही ना। लेकिन अब 100 मीटर के झालर आने लगे तो तब भी ना एक लाइन में पूरा खराब रहेगा, तो बाकी एक दो लाइन जलते हैं। पहले जब छोटा छोटा आता था तो क्योंकि आदमी इतना महंगा खरीदेगा तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर दिए, ऐसे कह सकते हैं ना कि 3-4 सर्किट पे कर दिए कि एक सर्किट अगर खराब है तो बाकी एक टू चलता है। तो आप देखेंगे ना बीच बीच में एक तो छोड़ छोड़ के चलता है, और पहले आता था तो एक खराब तो पूरा खराब। तो वही चीज यहाँ की, उसको फिर कहाँ लगाएंगे, झालर में। भाई फायदा भी है नुकसान भी है कि आदमी सस्ता खोजेगा ना, और जब सस्ता खोजेगा तो ये वाले इसमें महंग पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तार कई जितने बल्ब उतने तार लगेंगे, अब तारे का कीमत है। तो घरों की सप्लाई इसमें होती, इसमें क्या होगा, अगर एक सर्किट ऐसे ओपन भी हो गया तो ये दोनों न्यूट्रल और फेज इसको मिलता रहेगा, मतलब एक न्यूट्रल है एक फेज है, ऐसा है ना, मिलता रहेगा। तो इसको आप लगाइए निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ एक गायब तो गायब। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगा। कहने का मतलब अगर आप जिस अनुसार से बल्ब लगाएंगे उसी अनुसार से जलेगा। अगर आपको ज्यादा उजाला चाहिए तो ज्यादा वाट का लगा दीजिए, कम उजाला चाहिए कम वाट का लगा दीजिए। इसमें एक बार में एक को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें पूरा बंद हो जाता है। समझ में आया ना। तो घरों की जो सप्लाई होती है किसमें होता है, समांतर में होता है। ये एग्जाम का सवाल है कि घर की सप्लाई किसमें रहती है, समांतर में। फायदा क्या है, एक बल्ब के फ्यूज होने से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें पूरा बंद। इसलिए इसको हम लोग कल लिखेंगे, बाकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ेंगे। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत।